अब आगे। अगले दिन सुबह वंश आंखें मलते हुए उठकर उसने बेड पर नजर डाली तो धैर्य और अमन ने अथर्व को नींद में ही पकड़ रखा था और अक्षत ने उसके मुंह पर एक पर रखा हुआ था। वंश ने अथर्व को देखा जो नींद में ही अजीब सी शक्ल बना रहा था। पहले तो उसे पर हंसी आई, फिर उसने उठकर उसने उन सभी की फोटो खींच ली। उसके बाद उन्हें अथर्व के ऊपर से हटाते हुए बोला, कमीनों उठो बच्चों के ऊपर से, वरना दम घुट जाएगा उसका। अथर्व जब उठा तो उसके शरीर में हल्का दर्द हो रहा था। उसने देखा कि धैर्य और अक्षत बाथरूम में कौन पहले जाएगा इसलिए झगड़ रहे थे। वंश और लक्ष्य तैयार हो चुके थे। अथर्व ने मौका देखकर चौका मारा और वॉशरूम में घुस गया। बाहर खड़े अक्षत और धैर्य एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वही वंश और लक्ष्य हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सब लोग तैयार होकर क्लास के लिए निकल गए। स्कूल खत्म होने के बाद अथर्व को लेकर वंश लाइब्रेरी चलाया और उससे जरूरी किताबें ढूंढ कर दी। अथर्व फिर पूरी लाइब्रेरी में घूमकर किताबें देखने लगा। उसने एक दो किताबें और ली, फिर वह दोनों हॉस्टल आ गए। रात को जब वह सब मेस में खाना खाकर लौटे तो अथर्व ने देखा कि वह सभी अपने अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। फोन पर अमन भी वंश के मन और पापा से ऐसी बात कर रहा था जैसे वह उसके खुद के पेरेंट्स हो। अथर्व ने अपने फोन को देखा तो उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे फोन कर दे रहने को कहा था, लेकिन वह किसी से बात नहीं करना चाहता था इसलिए उसने फोन नहीं किया। वह अपनी पढ़ाई से अलग जो किताबें लाया था वह पढ़ने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद सब लोग फोन पर से बात करके हटे तब अथर्व का फोन बजा। उसने देखा तो घर से फोन था। अथर्व नहीं फोन काटकर एक तरफ फेंक दिया। वह अपनी दादी से भी बात नहीं करना चाहता था ताकि उनकी याद ना आए। फिर वह सो नहीं पता, लेकिन उसका फोन दोबारा बजा। अथर्व ने दूर से ही फोन को घूरा जैसे उसे आंखों से ही भस्म कर देगा। तभी वंश ने उसका फोन उठाया और रिसीव कर दिया और फोन स्पीकर पर डाल दिया जिससे अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी उसे दूसरी तरफ से मीनल जी की आवाज आई। वह बोली, हेलो और मेरे बच्चे कैसा है तू? अथर्व ने ही कसकर आंखें बंद कर लिया अपनी उनकी आवाज सुनकर। तभी वंश अथर्व को देखकर बोला, आपका प्यारा बच्चा अर्थ बिल्कुल ठीक है दादी जी। वहीं दूसरी तरफ मीनल जी और रंजीत जी लैंडलाइन टेलीफोन से के सामने बैठे हुए थे। रंजीत जी ने भी स्पीकर ऑन किया हुआ था। मोहन जी के साथ साथ वहां राकेश, आदित्य और बाकी सब भी थे। रोहिणी और राधा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ से अथर्व की जगह किसी और की आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। तभी रंजीत बोला, कौन बोल रहा है और अथर्व कहाँ है? तो वंश बोला, अथर्व महाराज इस समय मुझे बड़े ही प्यार से निहार रहे हैं जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उसकी बात सुनकर रंजीत जी मुस्कुरा दिए। तभी उसे अथर्व की आवाज है जो वंश से मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, मेरा फोन दे इधर, किसको पूछ के तुमने फोन उठाया? ये सुनकर वंश बोला, जो अथर्व से बोल रहा था, तुझे तो बात ही नहीं करनी थी, फिर क्यों चाहिए तुझे फोन? और मुझे तेरे देवल ने कहा फोन उठाने को, अब जा उसके साथ झगड़ा कर और मुझे बात करने दे। और फिर वह रंजीत जी से बोल, अंकल जी मैं अथर्व का फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड हो। फिर वह धीरे से बोल, देवल को भी मिटा दूंगा एक दिन, लीजिए कर लीजिए। इससे बात ये कहकर उसने फोन अथर्व की तरफ उछाल दिया जो उसने कैच कर लिया। वह वंश को घूरते हुए बोला, हेलो दादी कैसे हैं आप? ये सुनकर मीनल जी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तूने फोन क्यों नहीं उठाया था? क्या तुम मुझसे भी नाराज है? तो अथर्व बोला, नहीं दादी मैं आपसे नाराज नहीं हुआ, ना ही कभी होगा, बस आपसे बात करने के बाद मुझे आज नींद नहीं आएगी, मेरा मन अपने ही अटका रहेगा। ये सुनकर धैर्य बोला, कोई बात नहीं, हम तुझे लोरी गाकर सुना देंगे। उसकी बात सुनकर अथर्व उन पर भड़क कर बोला, तुम चुप हो जाओ वरना खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर धैर्य और बाकी सब हंसने लगे तो अथर्व उन्हें इग्नोर करते हुए बोला, दादी आप प्लीज मुझे ज्यादा फोन मत करना वरना मेरा दिल आपके पास आने को करेगा, फिर मैं कैसे रहूंगा यहाँ। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली, तो फिर आ जाना मेरे पास। क्यों जीत करके वहां जाकर बैठ गया? अथर्व, नहीं दादी माँ, मैं वहां कभी नहीं आऊंगा। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली, यहाँ नहीं आएगा फिर कहाँ जाएगा? तू ऐसी बातें मत कर, मैं कल ही तुझे वहां से लेने आ रही हूँ, नहीं रहेंगे क्या तू वहां? उनकी बात सुनकर अथर्व बिगड़ते हुए बोला, मैं वहां नहीं आऊंगा, अगर आप या कोई और यहाँ पर कभी आया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा कहीं दूर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं रहूंगा मैं, इसलिए आप वादा कीजिए कि आप ना तो यहाँ खुद आएंगे ना ही किसी और को यहाँ भेजेगा। अगर आप मुझे जरा सा भी प्यार करती है तो मेरी बात जरूर बनेगी, बाय टेक केयर। इतना कहकर अथर्व ने फोन कट कर बेड पर फेंक दिया और सभी लड़कों को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वंश ने इशारे से अक्षत को उसके पीछे भेज दिया कि कहीं वह बड़े सीनियर स्टूडेंट के फ्लो पर ना चला जाए। उसके जाने के बाद वंश ने अथर्व के फोन से वापस अथर्व के घर पर फोन मिला दिया। रंजीत जी ने फोन उठाया और हेलो बोला तो वंश ने पीछे से मीनल जी के रोने की आवाज सुनी तो वह बोला, अंकल जी जरा फोन स्पीकर पर डालिए। रंजीत जी ने फोन स्पीकर पर कर दिया। रंजीत जी ने अपनी मां को चुप होने के लिए कहा और फोन स्पीकर पर डाल दिया। तब सब ने वंश की आवाज सुनाई दी। वह बोला, दादी में जनता हुआ परेशान है अथर्व को लेकर।
लेकिन उसकी चिंता मत करिए, वह बिल्कुल ठीक है और उसकी बीमारी भी अब ठीक, हम ठीक जरूर कर देंगे, वह एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और वह आपके पास जरूर लौट कर आएगा। आप मेरे पास फ़ोन करके रोज उसका हाल चाल ले सकती हैं और चोरी छुपे मैं आपको उसकी फ़ोटो वगैरह भी भेज दिया करूँगा। बाकी हमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और जब वह हमारा हाथ पकड़ेगा तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे हम उसे, इसलिए उसकी चिंता मत करिए और अपना ख्याल रखिए। उसके बाद सुनकर मीनल जी ने उसे भर भर के आशीर्वाद दिया और फिर रंजीत जी ने उसका और बाकी चारों का नंबर भी ले लिया था कि उन्हें अथर्व की हर खबर मिलती रहे। वही अथर्व ऊपर टेरेस पर जाकर बैठ गया था। उसके अंदर से देवल उसे वंश और बाकी लड़कों से दूर रहने के लिए बोल रहा था। वह कुछ जवाब देता तभी अक्षत भी उसके पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। देवल तो उसे छत से नीचे फेंकने का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन अथर्व आज उससे भी पहली बार इग्नोर करते हुए वहां से नीचे अपने कमरे में आ गया। वहीं दूसरी तरफ रंजीत जी अपनी माँ से बोले, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि वह सभी बच्चे बहुत अच्छे और समझदार है। एक्चुअली मैं अच्छे प्रिंसिपल से बात करने गया था, तब इस लड़के वंश ने मुझे उन्होंने वही मिलवा दिया था कि यह अथर्व का रूममेट है। तब मैंने उसे अथर्व की कंडीशन बताई थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी बहन भी 2 साल पहले इसी भी बीमारी से जूझ रही थी, जो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वंश ने मुझसे कहा था कि अगर अथर्व उनसे दोस्ती कर लेता है तो वह उसके इलाज के लिए भी अपने पेरेंट्स से बात कर लेगा और वह उसे शायद अपने साथ अपने घर भी लेकर जा सकता है। फिर वह रोहिणी और राकेश पर एक नज़र डालते हुए बोले, और ऐसे में अथर्व का जुड़ा उसके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अब आप उसकी फिक्र छोड़िए और आराम कीजिए और अथर्व को अपनी नई जिंदगी शुरू करने दीजिए। उसे खुद से फैसला करने दीजिए कि उसकी जिंदगी में कौन रहेगा और कौन नहीं, और देखना यहाँ से तो बेहतर जिंदगी मिलेगी उसे, फिर वह कहीं भी रहे खुश रहना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मोहन जी बोले, क्या ऐसे अनजान लोगों पर भरोसा करना सही रहेगा? उनकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, भरोसा तो जाने वाले तोड़ चुके हैं, अब जहाँ अथर्व की किस्मत उसे लेकर जाए। वहीं दूसरी तरफ अथर्व जब नीचे कमरे में आए तो सब लोग बेड पर पसर हुए पड़े थे। बीच में उसके और अक्षत की जगह छोड़ दी गई थी। वह चाहता था कि अपना बेड सबसे अलग लगा ले, लेकिन सब सोए थे। अक्षत भी अपनी जगह पर लेट गया और उसे दांत दिखा दिया। अथर्व चुपचाप बीच में खाली जगह पर लेट गया, उसे नींद नहीं आ रही थी। ये देखकर वंश उसका सर थपथपने लगा। अथर्व ने उसका हाथ हटा दिया तो उसने फिर से ऐसा करना शुरू कर दिया। अथर्व को अपनेपन का एहसास हो रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वंश और बाकी सब ने देखा तो वह सो गया था। सभी दोस्त मुस्कुरा दिए, उसके बाद वह सब लोग भी सो गए। वहीं दूसरी तरफ घर में रोहिणी अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। जब राकेश वहां आया तो उसे ऐसे बेचैनी में चलते हुए देखा तो उसे देखकर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम अपने उसे सो कॉल्ड बेटे को याद तो नहीं कर रही थी? उसकी बातें सुनकर रोहिणी बोली, मेरा बेटा? आपने उसे मेरा बेटा कहा है तो फिर उसे रहने क्यों नहीं दिया मेरे पास? रोहिणी की आवाज थोड़ी तेज थी। वह फिर बोली, आज मेरा बेटा मुझे आपसे अपने पूरे परिवार से अलग हो गया है, वह भी हमेशा के लिए। वह यहाँ से आना भी नहीं चाहता, इस कदर नफरत करने लगा है वह हमसे। राकेश बोला, अच्छा तो आज तुम्हें तुम्हारे बेटे की याद आई है? इतने साल से तो उसकी तरफ देखा तक नहीं तुमने, और मैं तुम्हें ऑप्शन दिया था ना कि उसे लेकर अलग हो जाओ। मुझे उसकी बातें सुनकर रोहिणी बोली, अलग हो जाती? फिर कहाँ जाती है उसे लेकर? क्या आपको नहीं पता था कि मैं अनाथ हूँ और मैं क्यों जाती? अपने तीनों बच्चों को छोड़कर आपके लिए आसान है अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेना, क्योंकि आपने उन्हें जन्म नहीं दिया है। और हाँ, मैंने अथर्व को खुद से दूर जरूर किया था, पर रोज मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखकर अपने आप को समझा देती थी। लेकिन इस घर में हर कोई आपके जैसा हो गया है, किसी को भी उसे पर दया नहीं है। आपकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। देखेगा एक दिन आप भी मेरी तरह अपनी फैसले पर जरूर पछताएंगे। उसकी बातें सुनकर राकेश बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वह दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन मुझे उसके लिए पछताना पड़े। उसके बाद वह दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर कर सो गई। कुछ दिन तक दोनों के बीच में तनाव रहा, जिससे सपना महसूस किया। एक बार फिर दोनों को ही मोहन जी और मीनल जी ने समझाया, जिससे कुछ हद तक सब सही हो गया। उसके बाद रोहिणी ने कभी राकेश से अथर्व के बारे में बात नहीं की। उसने एक बार फिर अपने तीनों बच्चों के लिए खुद को समझ लिया था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। इन 15 सालों में अथर्व कभी ठाकुर हवेली नहीं आया था। सबको लगता था कि वह अपना स्कूल पूरा करके वापस मुंबई आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राकेश को छोड़कर बाकी सबके दिल में अथर्व के लिए अब कोई मेल नहीं रहा था। आदित्य, आयुष और राधिका ने अपनी मां को अथर्व के लिए चुप चुप कर रोते देखा था, इसलिए अब वह भी चाहते थे कि अथर्व वापस आ जाए, लेकिन अथर्व वापस आने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वह आदित्य की शादी में भी नहीं आया था। अब तो हर किसी के साथ साथ मीनल जी की भी उम्मीदें टूटने लगी थी। अब आगे 15 साल बाद
एक सुनसान सड़क पर एक कर में एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। लड़के के हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे। लड़की उसे लड़की के साथ के बटन खोलते हुए बोली, बेबी प्लीज लव मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ प्लीज बेबी। लेकिन वह लड़का अभी भी उसे लड़की को किस करने में बिजी था। लड़की नहीं उसे लड़की को खुद से दूर किया और बोल, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। वह लड़का आगे बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसे कार को कुछ लोगों ने घेर लिया। उन सबके हाथों में गन थी। वह लड़का चौंकते हुए उन्हें देखा और फिर जैसे ही उसे लड़की की तरह देखा तो वह उसे देखकर शैतानी स्माइल दे रही थी। अब बोलो का सब कुछ समझ गया था कि यह सब उसे फंसाने के लिए किया गया था। वह लड़का डरते हुए बोला, ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं। उसकी बातें सुनकर वह लड़की बोली, इतनी तो बेवकूफ़ तुम लगता नहीं, फिर भी बता देता हूँ ये लोग तुम्हें करने आए हैं। उसकी बातें सुनकर वह लड़का जो डर रहा था अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और देखते ही देखते वह हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी मानो कोई शैतान हंस रहा हो। वह लड़की जो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी उसके पूरे शरीर में डर की तरंग दौड़ गई। उसने गाड़ी से बाहर देखा तो वह आदमी जो हाथों में हथियार लिए सिर्फ खड़े थे वह कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पर गिर गए थे। उसे लड़के ने जब घबराकर अपना चेहरा लड़के की तरफ किया तो उसे लड़के के चेहरे को देखकर वह चीखने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह लड़की खुद एक फ्रैंड फाइटर थी लेकिन लड़के को देखकर उसकी सीखी हुई सारी फाइटिंग स्किल धरी की धरी रह गई। वह डरी हुई आवाज में बोली, तुम तो। वह लड़का बोला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे चाल में फंस जाऊंगा। तुम मेरे करीब आई क्योंकि मैं आने दिया, वरना मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता। और तुम मुझे मनी आई थी कुछ लोगों को लेकर, तो अपनी जिंदगी का आखिरी ज्ञान लेकर जाओ। किसी जिंदा आदमी को मारना बहुत आसान है लेकिन एक मरे हुए इंसान को मारना नामुमकिन है। इतना कहकर उसे लड़के ने लड़की के माथे पर गन रख दी और अगले ही पल गाड़ी के अगले शीशे पर खून के चीले फैल गए। वह लड़का गाड़ी से निकल गया और सड़क पर चलने लगा। वह गाड़ी से 1 किलोमीटर दूर है आया था जब उसे गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और गाड़ी के चिट्टे उड़ गए। वह लड़का आराम से चलते हुए जा रहा था और एक गाना गुनगुना रहा था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। मुंबई ठाकुर हवेली में सब लोग खाना खा चुके थे। रंजीत को छोड़कर सब अपने अपने कामों पर जाने के लिए तैयार थे। रंजीत के एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वही एक हाथ से फोन चला रहा था। राकेश, आदित्य, आयुष और अखिल सब कंपनी जा रहे थे। राकेश रंजीत से बोला, आज इंस्पेक्टर रावत तुम्हारा बयान लेने आएंगे तो उन्हें एक डिटेल बता देना कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। और हाँ, घर में रहने का मौका मिला है तो यह मत सोचना कि आदित्य और अखिल तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प भी तुम ही करोगे। वह आगे कुछ बोलता है कि तभी आदित्य की पत्नी आरती अपनी गोद में एक 1.5 साल की बच्ची को वाहन लेकर आई। वह बच्ची राकेश को देखकर उछलने लगी और राकेश के पास जाने के लिए मचलने लगी। उसे ऐसा करते देखकर राकेश ने उसे झट से अपनी गोद में ले लिया और बोला, मेरी प्रिंसेस, दादू आकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। अभी दादू को बहुत सारा काम है, तब तक तुम अपने छोटे दादू के साथ खेलो। वह बच्ची फिर अपने पापा और चाचा की तरफ देखने लगी। आयुष और अखिल जल्दी से बोले, हम अगर इसके साथ खेलेंगे तो आज का ऑफिस नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम चलते हैं। वह दोनों भी उसे बच्ची को लाड लड़ा कर चले गए। उसके बाद आदित्य ने भी अपने बच्ची के माथे को चुम्मा और बोला, पापा रात में आपके साथ खेलेंगे, ओके बाय। वह इतना कहकर वह भी वहां से चला गया, साथ ही राकेश भी। अब रंजीत जी ने उसे एक हाथ से गोद में उठा लिया और बोला, चलो प्रिंसेस, छोटे दादू तुम्हारे साथ खेलेंगे। इतना कहकर वह उसे लेकर वहां से जाने लगे। तभी मीनल जी उससे बोली, रंजीत तेरी अथर्व से बात हुई। उनकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, नहीं मन, उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। मैंने वंश से फ़ोन करके पूछा था तो उसने बताया कि वह भी न्यूयॉर्क गया हुआ है, जब वापस आएगा तो वह उससे बात करवाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मीनल जी उदास हो गई। कई दिनों से अथर्व ने उनसे बात नहीं की थी। वह बोली, जब वह आ जाएगा तो इस बार मैं उसे यहाँ बुला कर ही रहूंगी। मैं तेरे पापा को देख लेती हूँ, डॉक्टर उन्हें चेक करने आने वाले होंगे। आध्या भी बता रही थी कि उनके अस्पताल में अमेरिका से डॉक्टर आ रहे हैं। तुझे भी चोट लगी है, रामी से कहूंगी वह उनसे तेरे पापा के इलाज के लिए बात करे। रंजीत जी ने उनकी बातें सुनकर हमें सर हिला दिया और वहां से अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद राधा, रोहिणी और आरती उनसे बातें करने लगी। तभी आरती, जो थोड़ा धार्मिक टाइप की लड़की थी, वह बोली, दादी माँ, हम घर में शांति हवन करवा लेते हैं जिससे चाचा जी और दादाजी दोनों ही जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और क्या पता अथर्व भी वापस आ जाए। उन्हें आज तो नहीं थी कि अथर्व वापस आएगा। वही 2 महीने पहले उनके पति मोहननाथ जी को लकवा मार गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर का नीचे वाला हिस्सा काम करना बंद कर दिया। और अभी हफ्ते भर पहले ही रंजीत जी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वह भी घायल हो गए थे। अपने पति और बेटे पर आए संकट के निवारण के लिए उन्होंने हवन के लिए हाँ कर दी।
2 दिन बाद हवेली में शांति हवन करवा दिया गया, जिसमें घर के सभी लोग शामिल हुए। डॉक्टर रमेश उन डॉक्टर से बात कर चुका था। उन्होंने मोहन जी को एग्जामिन किया और कहा कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आध्या, जो आदित्य की साली थी, वह भी अपनी पढ़ाई के चलते हवेली में ही रहती थी। वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके अब डॉक्टर रमेश के अंदर इंटर्नशिप कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ा आलीशान बंगला था, जिसमें सुबह सुबह रसोई में खटपट चालू थी। एक औरत गोभी कद्दूकस कर रही थी, तभी रसोई में एक लड़का एंटर किया जो तकरीबन 26 साल का था। उसने उसे औरत को पीछे से हक किया और बोला, आज क्या बात है माँ, घर के सारे नौकर किचन से बाहर क्या कर रहे हैं, कहीं उन्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया आपने। उसकी बात सुनकर वह औरत बोली, अक्सर बेटा जा जाकर नहा धो ले और उसके बाद ही अर्थ को भी उठा देना, मैं उसके लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ। उसके बाद पूरी भी नहीं हुई थी कि अक्षत चिक पड़ा और बोला, क्या अर्थ वापस आ गया, कब आया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसकी माँ प्रिया जी बोली, कल रात 2 बजे के आसपास ही आया था वह, और उसे तेरे दादा ने बुलाया है, वह भी जबरदस्ती, वरना तो उसके पर न्यूयॉर्क में ही जम गए थे, जहां उसे उठा दे और खुद भी तैयार होकर आज। अक्षत वहां से तुरंत अपने फोन से वंश को फोन मिलाते हुए चला गया। वंश ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने अथर्व के वापस आने की खबर दी। तब वंश बोला, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ इस लड़के की चटनी बना दूंगा, वहाँ जाकर। अक्षत नहा धोकर अथर्व के कमरे में पहुंचा, जहां पर वह दुनिया से बेखबर सोया हुआ था। अक्षत उसे ऐसे सोया हुआ देखकर उसे परेशान करने के बारे में सोच ही रहा था, तभी अथर्व ने उसे झटके से बेड पर खींच लिया और उसकी पीठ पर बैठकर बोला, तुमने किसी को मेरे आने के बारे में बताया तो नहीं ना। उसकी बात सुनकर अक्षत डरते हुए बोला, नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताया कि तू वापस आ गया है, जल्दी से तैयार हो जा, मन नीचे गोभी के पराठे बना रही है। अथर्व उसके ऊपर से उठा और बोला, मैं जानता हूँ, उन्हीं की खुशबू से मेरी आंख खुल गई थी, तू जा नीचे और पता कर पापा और बुढ़ाओ का मिजाज कैसा है। तभी अक्षत खींचते हुए बोला, अर्थ वह दादा है हमारे, अगर उन्हें पता चल गया कि तू उन्हें बुढ़ाओ के नाम से बुलाता है तो दोनों को कूट देंगे। वह अथर्व उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अथर्व डाइनिंग टेबल पर बैठा पराठे खा रहा था। अक्षत और प्रिया जी कभी अथर्व को देख रहे थे, कभी प्रीतम जी को, मतलब अक्षत के पापा। वह अथर्व को घर रहे थे। वही करणवीर जी जो अक्षत के दादा थे, वह खाना खाते हुए बोले, बरखुरदार क्या कर रहे थे इतने दिनों तक न्यूयॉर्क में, जो वहां से आना ही नहीं चाहते थे। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, छोड़िए ना बोध। वह आगे कुछ बोलता है कि तभी अक्षत खांसने लगा, जिसकी वजह से अथर्व को एहसास हुआ कि वह क्या कहने वाला था। वह थोड़ा संभल कर बोला, मतलब दादू आप बताएं, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, मैं कुछ दिनों में आ ही जाता। उसकी बात सुनकर करणवीर जी बोले, नाश्ते के बाद स्टडी रूम में मिलना, वही बात होगी। वह अपना नाश्ता खत्म करके बोल और वहां से उठकर चले गए। वही अथर्व की नजर अब प्रीतम जी पर पड़ी तो वह बोला, आप क्यों गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर वह पराठे को बुरी तरह से चबाते हुए बोले, मुझे समझ नहीं आता, गोभी के पराठे जब इसे पसंद है तो हमें क्यों पराठे के नाम पर टॉर्चर किया जाता है, घर में आलू का अकाल पड़ गया है क्या। उनकी बातें सुनकर अथर्व उनके मजे लेते हुए बोला, नहीं, आलू का तो सोना बना दिया गया है। उसकी बात सुनकर अक्षत और उसकी माँ दोनों ही हंसने लगे। ऐसे ही सबने नाश्ता खत्म किया और अथर्व स्टडी रूम में चला गया और अक्षत पुराने वक्त में खो गया। जयपुर अथर्व से पहली बार बोर्डिंग में मिली थी, उसके बाद उनकी अथर्व से दोस्ती हुई। उसे याद था जब वंश के पेरेंट्स उसे और अमन से मिलने आए थे, तब अथर्व को अजीब सी किताबें पढ़ने देखकर वह हैरान हो गए थे। वह छुट्टियों में अथर्व को अपने साथ ले गई और उनका इलाज भी उन्होंने इस डॉक्टर से करवाया जिससे अपनी बेटी का करवाया था। अथर्व उनके प्यार और अपनेपन से काफी हद तक ठीक हो गया था। ऐसे ही हर साल छुट्टियों में अथर्व कभी अक्षत तो कभी वंश तो लक्ष्य के घर चला जाया करता था। उन सभी के पेरेंट्स उसे अपना बेटा मानते थे और चाहते थे कि अथर्व उनके साथ रहे। अक्षत को छोड़कर सभी का कोई ना कोई भाई बहन था, इसलिए अथर्व अक्षत के साथ रहने का फैसला किया। वंश के आने से अक्षत अपनी सोच से बाहर आया। वंश और उसके पेरेंट्स भी दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। वंश ने अथर्व के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह उसके दादाजी के साथ उनकी स्टडी रूम में है। ये सुनकर वह वंश वही हाल में ही बैठकर उसका वेट करने लगा। वही स्टडी रूम में करणवीर जी अथर्व को घूरे जा रहे थे। वह कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, 3 दिन पहले आना था तुम्हें, फिर इतने दिन वहां पर क्या कर रहे थे तुम। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, आपने मुझे काम दिया, मैंने कर दिया, फिर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं वहां पर क्या कर रहा था, और ऐसा तो है नहीं कि आपको मेरी लोकेशन नहीं पता थी। फिर अथर्व उनकी तरफ झुककर बोला, आपको क्या लगा था कि आप मुझ पर नजर रखेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा।
उसकी बातें सुनकर करणवीर जी बोले, तुम मेरे आदमी को उसे क्लब में उलझाकर 3 घंटे के लिए गायब हो गए थे, बताओ कहाँ गए थे। उनकी बातें सुनकर अथर्व खड़ा होते हुए बोला, बस इसलिए बुलाया था आपने मुझे। तो सुनिए, मैं एक जवान लड़का हूँ, अब मुझे भी तो अपनी नींद पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इस क्लब के ऊपर बने कमरे में था, अब यह मत पूछेगा कि किसके साथ था और क्या कर रहा था। इतना कहकर वह फिर बोला, अब मैं जाऊँ। अथर्व की बात सुनकर करणवीर जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब उन्हें उस मुद्दे की बात करनी थी। तो वह बोले, तुम्हारे अगले मिशन की लोकेशन मुंबई है और तुम अपने घर ठाकुर हवेली जा रहे हो। उनका इतना कहना ही था कि अथर्व उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर थोड़ा सोचकर, एक मिनट, कहीं इसलिए तो आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मिशन की बात है तो आप वंश और अक्षत में से किसी एक को भेज दीजिए, लेकिन ठाकुर हवेली तो मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। बाकी अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह खुशी से वहां से जाने लगा। तभी करणवीर जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिल।